स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है और इससे आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। क्यों? क्या हुई? अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो बढ़ा हुआ है बंद, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की वजह से सबसे पहले मैं आपको रुपी वीक होने का इंपैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में बता देता हूं, क्योंकि रुपी डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है। आइए अब जरा देखते हैं कि भाई इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है हमारे स्टॉक मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या होने वाला है। आईटी सेक्टर जनरली जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अगर हमारा रुपया गिर रहा होता है, लेकिन अगर आप अभी हाल ही में देखेंगे तो आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, और फिर उसके पीछे के रीजंस की बात करेंगे कि रुपये के कमजोर होने के बावजूद भी क्यों है हमारा आईटी सेक्टर इतना वीक। आपको मैं बता दूं कि हम लोग कभी रेस में दौड़ते ही नहीं है, आईटी की रेस में हम लोग कभी दौड़े नहीं। हम लोग मार्केट में बने रहे या फिर जो है हम लोग मार्केट में से सब कुछ बेच के निकल जाए। हर बार आप लोगों को बोलता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको मानो। आप अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है और इससे आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। यस, आपने बिल्कुल सही बात सुनी। और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे डायरेक्ट स्टॉक हो, चाहे गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, हर चीज के ऊपर जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इंपैक्ट जो है वो आने वाला है। इंडियन मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा एक कमेंट्री के थ्रू आपको सारी बातें समझाने की। आपने बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, और साथ में अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताएं इस समय आपके माइंड में जो है वो क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट को लेके और इस पूरी वॉर सिचुएशन को लेके। एंड लास्ट में वीडियो के एंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि एज अ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हम लोग इस तरीके की सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या है डिस्कशन के लिए। चलिए आप लोगों को पहले एक नक्शा दिखाता हूं। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा एक एरिया है 33 किलोमीटर के आसपास का, जिसे हम लोग बुलाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बढ़ा हुआ है बंद, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से आपकी पॉकेट का निकलने वाला है दम। यस, आपने सही सुना, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है आपकी पॉकेट पे आने वाला है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से एक सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, और जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं क्रूड ऑयल का प्राइस। अगर आप देखेंगे 27 फरवरी को क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो लगभग आपको कितना दिख रहा है, $72 प्रति बैरल, राइट। और अगर आज की डेट में आप लोग प्राइस देखना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम मैंने फ्रेश स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये है $105 प्रति बैरल। सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको देखने का मिल रहा है क्रूड ऑयल का स्टेट ऑफ हॉर्मस के क्लोज होने का यहां पे। और इंडिया पे इसका कैसे इंपैक्ट आ रहा है आइए आपको दिखाता हूं। जरा इंडियन रुपीस की वैल्यू देख लीजिए। आज की डेट में $1 जो है वो 94.28 इंडियन रुपीस का जो है वो हो चुका है। यानी कि भाई इंडियन रुपीस की हालत भी जो है वो बहुत अच्छी चल नहीं रही है इस समय। सबसे पहले मैं आपको रुपी वीक होने का इंपैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में बता देता हूं, क्योंकि रुपी डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है जैसा कि भी हमने देखा। अब यहां पे होगा क्या, जो एफआईआईज हैं वो इस समय स्टॉक मार्केट और ज्यादा जो है वो छोड़ने की फिराक में होंगे, यानी कि और ज्यादा सेलिंग प्रेशर जो है स्टॉक मार्केट पे आ सकता है, स्टॉक्स बेचे जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट को एक शॉक लग सकता है और वो एक बार के लिए फिर से बहुत नीचे आ सकती है। यानी जब जब आपके रुपी जो है वो वीक होता है, एफआईआईज जो है यहां से निकलने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जाती है। अब ये क्रूड ऑयल का प्राइस हमें जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना 85% जो है सामान, या 85% क्रूड ऑयल में बोलूंगा, वो हम क्या करते हैं, बाहर से जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हम जो है एक बहुत ही वल्नरेबल स्थिति के अंदर है। हमारे लिए इस समय पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और इन सब के चलते हमारी ईएमआईज जो चल रही हैं वो सब जो है वो ऊपर जा सकती हैं। गवर्नमेंट जो है मेरे हिसाब से सिर्फ वेट कर रही है कुछ इलेक्शंस का, और जैसे ही वो इलेक्शंस ओवर होंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से जो है वो शूट अप कर जाएंगे। और इन सब चीज़ों के चलते आप लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों का एक कंबाइन इफेक्ट आपके जो भी आपने लोन्स ले रखे हैं उनके आप लोग जो ईएमआई पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी आने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मैंने इतनी बार बोल दिया कि आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, तो ये ईएमआई बढ़ेगी कैसे। बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर क्रूड ऑयल जो है वो महंगा होगा, इसका मतलब जो है आप लोगों के लिए इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज जब होगी तो आरबीआई देखेगा भैया मैं अब क्या मार्केट में और पैसा आने दूं, और आरबीआई बोलेगा नहीं मैं मार्केट में और पैसा नहीं आने देना चाहता हूं, इसलिए वो जो अपने रेट्स होते हैं उनको कट नहीं करेगा। ये रेट कट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा अगर समय मिला तो, बट आरबीआई अपने रेट कट जो है वो नहीं करेगा। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी रहेगी, और इन्फ्लेशन जब बढ़ी रहेगी आरबीआई रेट कट नहीं करेगा तो आपके होम लोन की, कार लोन की, या किसी भी और तरह की लोन की जो ईएमआई जा रही है या तो वो उतनी ही रहेगी, और अगर आरबीआई ने सोचा कि भैया थोड़ा सा पैसा मुझे मार्केट से वापस खींच लेना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो रेट हल्के फुल्के बढ़ भी सकते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट देखने को मिलेगा हमें, लेकिन वो रेट कट तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा।
और इसलिए हमारी ईएमआईज जो है वो या तो इंटैक्ट रहेंगी या फिर ऊपर की तरफ यानी कि इंक्रीज जो है वो हो जाएंगी। आइए अब जरा देखते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों का इंपैक्ट जो है हमारे स्टॉक मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस कंपनीज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऑयल एंड गैस कंपनीज के स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है भैया, जो चीज़ वो बेच रही है उनका प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है तो डेफिनेटली उनको जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वो जो है उस प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट होता हुआ हम लोग देख सकते हैं इन कंपनीज के अंदर। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि यार जब मैं बोलता हूं सेक्टर तो ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूं, किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात जो है वो नहीं कर रहा हूं और आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूं कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दो या वहाँ इन्वेस्ट कर दो। एक सेक्टर जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाला है वो है फार्मा। फार्मा जो हमारा सेक्टर है ना भाई, ऐसे हालात में जो है वो बहुत ज़बरदस्त चलता है। डॉलर में जो है वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और रुपया कमज़ोर होने से जो है वो उनकी अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरा सेक्टर जो मुझे लगता है वो है डिफेंस स्टॉक्स का, और डिफेंस स्टॉक्स का भी सेक्टर जो है मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगेन गाइज ये सब जो है जो चल रहा है मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसे में होता क्या है। डोंट वरी एट ऑल, लास्ट में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर मैं डिफेंस स्टॉक की बात करूं तो भाई डिफेंस स्टॉक जो है वो इस समय टिके रहेंगे, क्योंकि वॉर के टाइम पे, टेंशन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है डिफेंस स्पेंडिंग को कम नहीं करती है, बल्कि वो सोचती है कि हमें जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए हर तरीके से। अब बात कर लेते हैं वो सेक्टर्स जिनमें भाई साहब आप लोगों को लहू जो है वो देखने को मिल सकता है, और वो कौन से सेक्टर हैं। सबसे पहला सेक्टर मुझे लगता है एविएशन सेक्टर बहुत बुरी तरीके से जो है वो हिट हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उनका सबसे मेजर कॉस्ट क्या होता है, उनकी जो सबसे मेजर कॉस्ट होती है वो होती है फ्यूल की, और फ्यूल जब आप लोगों का क्रूड का प्राइस जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो है वो आपका फ्यूल का कॉस्ट जो है वो ऊपर जाने वाला है, और इसका मतलब इनके भाई साहब जो मार्जिन्स हैं यानी जो इनका प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इनके मार्जिन्स जो है वो नीचे आ जाएंगे, और इसी के चलते जो है इनके स्टॉक प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को, सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरे स्टॉक्स जो मुझे लगता है जो परेशान होंगे, जैसे कि अगर आप पेंट स्टॉक्स को देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान दिख सकते हैं। रीज़न बिल्कुल उनके लिए भी सेम है, और वो रीज़न क्या है कि देखो भाई इनका भी जो है ना हर प्रोडक्ट जो है वो बनाने में या हर प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं जो है फ्यूल लग रहा है, और इसकी वजह से जो है इनका भी प्राइस आपको जो है वो गिरता हुआ नजर आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स। ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट की। अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर मैं बैंक्स की बात करता हूं तो भाई बैंक्स के ऊपर भी जो है इसका इनडायरेक्ट जो है वो असर पड़ सकता है। कैसे, ये जस्ट मेरा एक थॉट है, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगी और ईएमआई इंटैक्ट रहेगी तो कहीं ना कहीं भाई लोगों के पास जो है वो बैंक्स के लोन्स के ईएमआई पेमेंट करने के शायद पैसे ना बचें। अब देखो बैंक्स को वैसे फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पे ना एनपीएस हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिएगा, मैं आपका कॉन्टेक्स्ट भी समझने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि हमें जो है एनपीएस यहाँ पे थोड़े से इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं, और उसकी वजह से अगेन बैंक्स की बुक्स जो है वो खराब हो सकती है, जिसका इंपैक्ट हमें हो सकता है अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमें देखने को मिलता रहे। अब इन सब सेक्टर्स के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर आता है, वो है आईटी। आईटी सेक्टर जनरली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अगर हमारा रुपया गिर रहा होता है, लेकिन अगर आप अभी हाल ही में देखेंगे तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, और फिर उसके पीछे के रीजंस की बात करेंगे कि रुपये के कमज़ोर होने के बावजूद भी क्यों है हमारा आईटी सेक्टर इतना वीक। आइए ज़रा देखते हैं। इस समय मैं आपको इंडियन आईटी का करंट जो है यहाँ पे हाल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो एक आईटी का ईटीएफ को ओपन कर रखा है, और आज में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो लगभग ये आपको दिखेगा 3.53% से डाउन है। यस, एक दिन में 3.53% से डाउन जो है आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 दिन की बात कर लूं तो 8% से, 1 महीने की बात कर लूं तो लगभग 2% से, 6 महीने की बात कर लूं तो लगभग 18% से ये सेक्टर जो है आपको डाउन दिख रहा है, जबकि रुपये हमारा जो है वो लगातार वीक होता जा रहा है, फिर भी ये सेक्टर जो है आपके लिए जो है वो नुकसान बढ़ाता जा रहा है, और अभी देखिए ये और ज़्यादा जो है वो गिरता जा रहा है। अब ऐसे में ईयर टू डेट भी देख लीजिए लगभग 23% से डाउन है, और ये ग्राफ आपको जो है वो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बता रहा है। अब ऐसे में आपको कैसे सोचना है सेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये आईटी जो है ये वॉर के टाइम पे भाई डॉलर के अमाउंट बढ़ने से या रुपये के गिरने से जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है एआई रिलेटेड फियर्स जो हैं वो मंडरा रहे हैं, और उसकी वजह से आईटी सेक्टर जो है वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। मेरी अपनी क्या सोच है आईटी सेक्टर में आपको बता दूं कि भाई हमारा आईटी सेक्टर में कोई फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो एआई रेस में पीछे रह गया। आपको मैं बता दूं कि हम लोग कभी रेस में दौड़ते ही नहीं है, आईटी की रेस में हम लोग कभी दौड़े नहीं। हम लोग आईटी की रेस में जो है सपोर्ट स्टाफ रहते हैं, और सपोर्ट स्टाफ जो है वो ठीक है,
बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं होते हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो चल पाते हैं, और हर चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती है, चाहे भाई दौड़ कोई सी भी हो, और वहाँ पे इंडियन आईटी अपना रोल निभाएगा। दिस इज़ माय थॉट ऑन इंडियन आईटी। डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इंडियन आईटी में जो है वो हाईली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस समय, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी बातें सुन के इंप्रेस हों और आप जाके इन्वेस्ट कर दें। आप अपना खुद से जो है रिसर्च ज़रूर करें। ओके, तो एक बार हम वापस चलते हैं और सेक्टर्स को देख लेते हैं कि सेक्टर्स में जो है वो क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऑयल एंड गैस ऊपर जा सकते हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज, फार्मा कंपनीज ऊपर जा सकती हैं, डिफेंस स्टॉक नीचे ऊपर जा सकते हैं, एविएशन, पेंट्स और बैंक्स पे जो है वो बैंक्स पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो देखने को मिल सकता है। और आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर जो है वो इस समय एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे उसका फायदा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है यहाँ पे बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर है जिसपे हम लोगों को इंपैक्ट जरूर कंसिडर करना चाहिए वॉर का, और वो पता है कौन सा सेक्टर है? वो सेक्टर है मित्रों हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर। ऐसी कंपनीज के साथ क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि भाई साहब इनके लिए तो भाई साहब डबल जो है वो पिटाई होने वाली है। क्यों डबल पिटाई होने वाली है? एक तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे इन्फ्लेशन की वजह से इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चले जाएंगे। जैसे अगर मैं पेंट की ही बात करूं तो पेंट जैसी चीज़ जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो है ऊपर जाएगी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो ऊपर जाएगा। और साथ में जैसा कि हमने देखा कि भाई रेट कट्स नहीं होंगे। अब रेट कट्स नहीं होंगे तो ईएमआई हमारी इंटैक्ट रहेंगी, या ईएमआई जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। अब उसके चक्कर में होगा क्या कि भाई सब इनके फ्लैट्स, आप ये सोचिए कि जब आपको पता चल रहा है कि भाई अभी ईएमआई जो है वो बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आप शायद इस समय जो है वो लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। अपने डिसीजन को, जो होम बाइंग डिसीजन है उसको जो आप लोग टालेंगे। डिमांड जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए गिर जाएगी, और अल्टीमेटली इनके रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे वो प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। ये एक इम्पैक्ट जो मुझे दिखता है रियल एस्टेट पे। आप लोगों का क्या सोचना है रियल एस्टेट के इम्पैक्ट को लेके? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है प्रोफेशनल नहीं मानता हूँ भाई रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को लेके। बस मेरे पास कुछ बेसिक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पे बोलता हूँ, राइट। तो रियल एस्टेट सेक्टर पे जो इम्पैक्ट आएगा वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब सवाल आता है कि हम लोग मार्केट में बने रहें या फिर जो है हम लोग मार्केट में से सब कुछ बेच के निकल जाएं। तो देखो यार, मैं तो भाई साहब लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश रहता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन बिजनेसेस के ऊपर। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइव निफ्टी का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखेंगे पास्ट 6 मंथ्स में जो है 7.25% डाउन है। बट अगर आप ना यहाँ पे देखें, मैंने एक यहाँ पे बेसिकली क्या कर रखा है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट जो है वो दिखा रखा है आपको। 30 मार्च को अगर आप लोग देखेंगे तो 30 मार्च को आप देखेंगे भाई निफ्टी जो है वो लगभग 22,331 के लेवल पे था। अगर वहां से आप आज देखने की कोशिश करेंगे तो आपको रिटर्न्स दिख रहे होंगे, राइट। सी मैं क्या कहना चाहता हूं, ऑब्वियसली हम में से कोई नहीं बता सकता था कि भाई 30 मार्च को जो वो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट मैं ये जरूर बता सकता हूं कि मार्केट में जब इस तरह के फॉल्स आ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एसआईपीज को, आपके पैसे को मौका मिल जाता है कम प्राइस पे ज़्यादा यूनिट्स बाय करने का, और वो मौका आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। तो रही बात भाई मार्केट में टिके रहे या नहीं, मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की एक लर्निंग दे सकता हूँ छोटी सी। तो मैंने भाई फरवरी और मार्च में जब वॉर चल रहा था, अभी जब वॉर चल भी रहा है, लेकिन फरवरी में जब बहुत ज़्यादा फियर था, मार्च में जब बहुत ज़्यादा फियर था, जब मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे आ रही थी, मैंने जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी फंड था मैंने उसका 25% जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया। यानी जो भी मेरे पास जो है लमसम पैसा पड़ा हुआ था, मैंने 25% इसके अंदर स्टैगर्ड फॉर्म में धीरे धीरे हर दिन 2 दिन छोड़ के, जब भी मुझे लग रहा है मार्केट बहुत गिर गई है, मैं इन्वेस्ट करता रहा, राइट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मेरे एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स थे ना, एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स थे जो लगभग 26,000 25,900 के आसपास, जब मार्केट टॉप पे थी 26,200 के आसपास थी, तब जो मेरे नंबर्स निकल के आ रहे थे एब्सोल्यूट प्रॉफिट में, वो नंबर्स जो है मैं मैच कराने में कामयाब रहा हूं। जब मार्केट अभी 24,200 300 पे पहुंच गई थी, लगभग मैं उन्हीं नंबर से पहुंच गया था, जबकि अभी मार्केट अपने टॉप से 2-2,500 पॉइंट नीचे, 2,000 पॉइंट नीचे, फिर मेरे एब्सोल्यूट नंबर्स मैच हो पा रहे थे। क्यों हो पा रहे थे? बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी फंड्स आई इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दीज पीरियड्स, राइट। आप ये सोचिए कि अगर 30 मार्च से लेकर अब तक मार्केट जो है वो 10% अप आ गई है, तो ये कितनी कमाल की बात है। अगर 8% भी आगे, 7% भी आगे, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए मार्केट्स में ये सब चीज़ें होती रहती हैं भाई। वर्ल्ड वॉर जैसा इवेंट खत्म हो गया, राइट। रशिया यूक्रेन वॉर को हमने जो है दरकिनार कर दिया, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को हमने दरकिनार कर दिया। सी मार्केट्स क्या होता है, मार्केट्स को शॉक लगता है जब कि भाई वॉर हो रहा है, वॉर होने वाला है, और कोई कहीं पे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो मार्केट्स जो रिएक्ट करती है और ओवर रिएक्ट करती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, क्या दुनिया खत्म होने वाली है? अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो मेरी और आपकी इस बात का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, लेट मी टेल यू, ये वॉर जो है जरूर सेटल होगा। अब कब सेटल होगा ये हमें देखना है, कितना पेन है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जब ये वॉर सेटल होगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाएंगे जो इस समय पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ये कहने के बाद
बाद भी मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो पता है क्या है, मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मानो। आप अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ कभी भी 100% पैसा आप लोग इक्विटी में मत रखो। ये बातें धीरे धीरे समझ आती हैं। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको सबसे पहले अपने मेजर गोल्स क्लियर करने हैं। उन गोल्स के हिसाब से आपने जो है अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है, और उस एसेट एलोकेशन में कभी भी 100% इक्विटी नहीं होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन गोल की करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल है, आपने जो है इक्विटी का एक पोर्शन, लेट अस से 60%, 70% और 80% के आसपास आपने अपना पैसा जो है इक्विटी में रखना है, और बाकी पैसा आपने डाइवर्सिफाई करके रखना है। कहाँ पे आप जो है वो फिक्स इनकम डेट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एफडीज हो गई, जैसे कि पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, या फिर बहुत सारे और ऑप्शंस आपके पास हैं डेट म्यूचुअल फंड की फॉर्म में। आप वहाँ पे अपना पैसा रखें। थोड़ा सा पैसा जो है आप लोग गोल्ड के अंदर भी जो है वो रख सकते हैं, और ये जो इक्विटी का पोर्शन है इसको भी आप लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? आप लोग जो है इक्विटी के पोर्शन को भी इंडिया प्लस यूएस के अंदर जो है थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यूएस के अंदर भी आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को लगभग 10-15% रहे तो बहुत अच्छी बात है, ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी 10% के आसपास रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप ऐसी सिचुएशन से पैनिक नहीं करेंगे, बल्कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि देखो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन कुछ एसेट क्लासेस ऐसी हैं जो मेरी पोर्टफोलियो को मार्केट से कम गिरने दे रही हैं, राइट। और वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें हमेशा गोल्स बनाएं, 100% इक्विटी में ना जाएं, और गोल बनाने के बाद आप लोग उसकी एसेट एलोकेशन तय करें, डिपेंडिंग अपॉन टाइम फ्रेम कितना है उस गोल का, उस गोल की इंपॉर्टेंस कितनी है, और आप डाइवर्सिफाई जरूर करें, एसेट क्लास वाइज जरूर डाइवर्सिफाई करें। एसेट क्लास के अंदर भी कोई डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है तो उसमें भी डाइवर्सिफाई जरूर करें। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स करंट सिनेरियो को लेके, वॉर जो चल रहा है उसको लेके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, आपके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है इसको लेके, और साथ साथ में एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों मैंने आपसे चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपके जो थॉट्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में। ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत होती है कि आपके साथ जो है आपके मेंटर्स, आपके आपके गाइड, या जिनको भी आप लोग जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं वो बने रहें, वो आप लोगों को समझाते रहें, तभी आप लोग जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे, वेल्थ क्रिएशन के पाथ पे बने रहेंगे। नहीं तो ऐसी घबराहट में सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हम लोग जो है स्टॉक मार्केट को एग्जिट कर जाते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एंड येस, डू विजिट अवर वेबसाइट www.learn.club। वहां पे आप लोग जाके कोड यूज करें invest26 एंड यू विल गेट 26% ऑफ ऑन ऑल दी कोर्सेज। मेरे को लगता है 2 कोर्सेज बहुत ही हमने जो है वो अच्छे बनाए हैं आप लोगों के लिए। एक है म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, जहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग आपको हर चीज़ सिखाते हैं, और दूसरी है बिकम योर ओन फाइनेंशियल प्लानर। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसके अंदर हमारे साथ मिल सकते हैं, और ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।